हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन इकोनॉमी की PYQ सीरीज़ का आज दूसरा वीडियो है। पहले में हमने जो बेसिक इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस पर चर्चा की थी। उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए अभी हम बेसिक्स के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमने पहले लेक्चर में 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, आज आगे के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, न कि व्यक्तिगत जोत पर। दूसरा, भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। तीसरा, इसके परिणाम स्वरूप नकदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गई। और चौथा, भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी। देखिए, इस प्रश्न में ध्यान से देखेंगे तो हमें आइडिया लगेगा कि ये बेसिकली जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपका जो हदबंदी कानून है, जो सीलिंग की गई कि किसके पास कितनी लैंड होनी चाहिए, उसके संदर्भ में है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, न कि व्यक्तिगत जोत पर। तो देखिए, यह पूर्णतः सही नहीं है। वास्तव में जो हदबंदी कानून लागू किए गए थे वो राज्यवार लागू किए गए थे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून थे। तो अगर हम देखें तो पंजाब में, उदाहरण के तौर पर जैसे कि पंजाब में है ना, केरल में, यहां पर तो परिवार के आधार पर भूमि की जोत निर्धारित की गई थी। ठीक है, ये परिवार के आधार पर था। लेकिन इसी के साथ साथ जब हम देखते हैं वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, तो पश्चिम बंगाल में ये व्यक्ति के आधार पर यानी कि किसी भी इंडिविजुअल की लैंड होल्डिंग के आधार पर डिसाइड किया गया था। तो अलग अलग राज्यों में ये चीज़ अलग अलग थी। तो इस वजह से ये कहना कि पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे पूर्णतः सही नहीं है। इसलिए पहला वाला पॉइंट तो गलत होता है। दूसरा, भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। ठीक है, तो जो भूमि सुधार किए गए थे, जो वास्तव में जमींदारी उन्मूलन और लैंड रिफॉर्म्स में जो भूमि का पुनर्वितरण किया जाना था, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो लोग भूमिहीन हैं और जिनके पास भूमि की जोतें नहीं हैं, उनको लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, भूमि के पुनर्वितरण के द्वारा उनको भूमि उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे उस पर खेती कर सकें और अपना सस्टेनेंस अर्न कर सकें। तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप नकदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गई। देखिए, अब आप उस स्थिति की कल्पना करिए जहां पर जिनके पास लैंड नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, और जमींदारों से बची हुई जो एक्स्ट्रा जमीन है वो उनको दी जा रही है, तो जाहिर सी बात है उन्हें थोड़ी ही जमीन का हिस्सा मिलेगा। ठीक है, और अगर किसी भूमिहीन को भूमि मिल रही है तो वो उस भूमि का प्रयोग अपने सस्टेनेंस एग्रीकल्चर के लिए करेगा या नकदी फसलों के लिए करेगा। तो इसका जवाब स्वतः ही आपकी समझ में आ जाएगा कि उसका बेसिक उद्देश्य नकदी फसलें हो ही नहीं सकता। वो ऐसी कृषि करेगा जिससे उसको खाने का अनाज मिल सके। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि नकदी फसलों के लिए था, तो नकदी फसलों के लिए बड़ा जो बूस्ट है वो इससे नहीं मिल सकता। ये वास्तव में केवल निर्वाह कृषि के तौर पर ही उन्होंने भूमि का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर आपको निर्वाह कृषि समझनी होगी इसके लिए, और ये मानना है कि ये तथ्य भी गलत है। चौथा तथ्य ये कह रहा है कि भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी। देखिए, जो भूमि सुधार हुए उससे जमींदारों की कृषि भूमि जो थी वो लेकर के जो लैंडलेस लोग थे, जो भूमिहीन लोग थे, उनमें रीडिस्ट्रीब्यूट की जानी थी। ये था तरीका। लेकिन जो भूमि कृषि उद्देश्यों के लिए प्रयोग नहीं हो रही थी, उस पर यह हदबंदी की सीमाएं नहीं लागू की गई थी। जैसे कि अगर आप देखें तो उद्योगों के पर्पस से, है ना, उद्योगों के पर्पस से, धार्मिक और गैर धार्मिक कार्यों के लिए, है ना, गैर कृषि कार्यों से संबंधित अन्य काम के लिए,
इसके लिए ये भूमि की सीमाएं लागू नहीं हो रही थी, तो आप इसको गलत मान सकते हैं। तो 16th क्वेश्चन में केवल बी स्टेटमेंट सही है, बाकी गलत है। ठीक है, तो इसमें आप बी लगा दीजिए और बी को ही सही मानिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। यह कह रहा है कि यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क दी जा रही है तो क्या होगा। विकल्प लागत शून्य होगी, विकल्प लागत की उपेक्षा की जा रही है। इसमें विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ताओं से कर देने वाली जनता को आंतरित कर दिया जाता है। विकल्प लागत उत्पाद को उपभोक्ताओं से सरकार को हस्तांतरित हो जाती है। ठीक है, देखिए अब इस प्रश्न में आपसे जो पूछा जा रहा है वो बेसिकली विकल्प लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है या जो जिसे हम विकल्प लागत कह रहे हैं वो क्या होती है, वो ऐसा होता है कि जैसे आपके पास दो ऑप्शन है, आप उन दो ऑप्शन में से जिस ऑप्शन को चुनते हैं तो पहला वाला ऑप्शन जिसे आपने छोड़ दिया उसको हम विकल्प लागत मानते हैं। बहुत ही आसान उदाहरण से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने बाहर जाके घूमना छोड़ करके घर में बैठ के पढ़ना शुरू किया। आपने सोचा कि नहीं पढ़ लेते हैं, घूमने नहीं जाते, तो ये जो घूमने जाना था ये अवसर लागत थी पढ़ने की। ठीक है, तो जब भी किसी भी एक ऑप्शन को छोड़कर हम दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये पाए हुए ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है। ठीक है, तो अब आप देखिए इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि आप जब सरकार किसी को मुफ्त में चीजें दे रही है, जैसे इस समय मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, तो उसकी विकल्प लागत का क्या होगा, वो किसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। ठीक है, तो देखिए जो भी सरकार मुफ्त में दे रही है वो कहीं से तो ला रही होगी, और वो कहां से ला रही होगी, वो ला रही होगी जनता के टैक्स के पेमेंट से। भले ही आपको मुफ्त मिल रहा है लेकिन लाई कहां से जा रही है, तो किसकी लागत पर वो चीज आपको दी जा रही है, वो दी जा रही है टैक्स पेयर के धन से। टैक्स पेयर पे उसका भार आएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें इस प्रश्न के विकल्पों में तो विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ताओं से कर देने वाली जनता में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर कॉस्ट बियर कर रही है टैक्स देने वाली जनता। तो इसका जो सही उत्तर है वो सी होगा, आप सी इसमें लगाइए। ठीक है, क्योंकि विकल्प लागत शून्य नहीं हो सकती, उसकी अपॉर्चुनिटी पर हम कुछ, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ तो है ही है, हमने एक ऑप्शन छोड़ा है उसके लिए। दूसरा, जो अपेक्षा की जा रही है विकल्प लागत की उपेक्षा की जा रही है, उपेक्षा का कोई तात्पर्य इकोनॉमिक्स में बनता नहीं है। और चौथा विकल्प ये कह रहा था कि विकल्प लागत को उत्पाद को उपभोक्ताओं से सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाता है। सरकार कोई कॉस्ट बियर नहीं करती, जो भी सरकार खर्चे कर रही है, जो भी सरकार फंडिंग कर रही है, वो सब एक्चुअली कर तो जनता के पैसे से ही रही है, और वो पैसा टैक्स का पैसा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 में आप सी लगाएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी, एब्सोल्यूट और पर कैपिटा रियल जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की उच्च दर का संकेत नहीं करती है। ठीक है, उच्च दर का संकेत नहीं करती है यदि, मतलब प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि वास्तविक जीएनपी बढ़ रही है और एब्सोल्यूट जीएनपी बढ़ रही है, पर कैपिटा रियल जीडीपी में भी ग्रोथ हो रही है और पर कैपिटा एब्सोल्यूट जीडीपी में भी वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा कब होगा कि जब वो आर्थिक विकास की उच्च वृद्धि को संकेत ना कर रही हो। पहला, औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रहता है। दूसरा, कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रहता है। तीसरा, निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। और चौथा, निर्यातों की अपेक्षा आयात तेजी से बढ़ते हैं। तो अब इस प्रश्न में ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे कि प्रश्न पूछ रहा है, आपसे ये प्रश्न जानना चाह रहा है कि देश में जो निरपेक्ष जीएनपी है वो बढ़ रही है और प्रति व्यक्ति रियल जीएनपी भी बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन देश में आर्थिक विकास की उच्च दर नहीं हो पा रही। तो इसका क्या कारण हो सकता है। अब देखिए यहां पर आपको बहुत बेसिक वाले इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा, जहां पर आप विकास और वृद्धि का अंतर देखते हैं।
ठीक है, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच वाला मुद्दा है। ठीक है, ये मुद्दा जो आप देख रहे हैं ये किस चीज का है, ये ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट वाले टॉपिक में आपने पढ़ा है। ठीक है, जो भी वृद्धि है वो जरूरी नहीं विकास में कन्वर्ट हो। ठीक है, क्योंकि विकास एक व्यापक अवधारणा है और वृद्धि एक संकीर्ण अवधारणा है। वृद्धि केवल आर्थिक पैरामीटर्स को इंक्लूड करती है, जबकि विकास कई सारे अन्य पैरामीटर्स को भी इंक्लूड करता है। ये आपने वृद्धि और विकास वाले टॉपिक में जरूर पढ़ा होगा। तो अब यहां पर देखिए, आर्थिक विकास नहीं हो रहा है लेकिन पर कैपिटा इनकम और रियल जीडीपी वगैरह बढ़ रही है, जीएनपी बढ़ रही है। ठीक है, तो विकास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहां पर उस देश में औद्योगिक उत्पादन कृषि के साथ नहीं कर रहा है, इसका कोई सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि उत्पादन चाहे वो औद्योगिक हो या कृषि हो, दोनों बढ़कर के ही जीएनपी बढ़ा रहे होंगे। तो ए और बी दोनों सही होने की संभावना नहीं है। निर्यात और आयात, इन दोनों से हम जीएनपी अगर वृद्धि हो रही है, पर कैपिटा और रियल जीडीपी और नेशनल जीएनपी सब बढ़ रहा है, तो निर्यात और आयात के बढ़ने से कोई भी एक फैक्टर बढ़ेगा तो आप पेमेंट कर रहे होंगे, आयात बढ़ा रहे होंगे, निर्यात बढ़ा रहे होंगे तो आपकी आय बढ़ रही होगी। और अगर हम देख रहे हैं इन ऑल ये चीज़ बढ़ रही है तो इसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमने वृद्धि को समझा है और विकास नहीं हो रहा है तो जरूर यह बात निर्धनता और बेरोजगारी से संबंधित है। मतलब हम देख रहे हैं कि कुछ वर्ग अमीर होते जा रहे हैं, रियल में अमीर होते जा रहे हैं, बहुत अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन कुछ वर्ग हैं जहां जो बेरोजगार हैं, उनमें बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है, उनमें गरीबी में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे वो आर्थिक विकास के संदर्भ में करेंगे। तो वृद्धि तो हुई, विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या है कि निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि हुई है ना। तो जिसके बारे में आपने इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में एक टर्म पढ़ा होगा, रोजगार विहीन वृद्धि, है ना, जॉबलेस ग्रोथ पढ़ा होगा। वो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर समझ सकते हैं, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक संकल्प के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या मानव पूंजी निर्माण की बात हो रही है। किसी देश में देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचयन कर पाते हैं तो इसको हम मानव पूंजी निर्माण मानेंगे। देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि हो जाती है। गोचर धन का संचय हो जाता है, अगोचर धन का संचय हो पाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है मानव पूंजी निर्माण है क्या, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है क्या। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो वास्तव में मानव पूंजी में वृद्धि करना है। मानव पूंजी में वृद्धि कैसे होगी? जब मानव की दक्षताओं में, क्षमताओं में, उसके कौशल में वृद्धि होगी, तब हम कहेंगे ये मानव पूंजी निर्माण हो रहा है। यानी आपकी जो जनसंख्या है, आपकी जो पॉपुलेशन है, वो बेहतर एजुकेटेड होगी, बेहतर स्किल्ड होगी, है ना, उसके पास बेहतर अवसर होंगे, तो हम मानेंगे कि उस देश में मानव पूंजी का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो अगर इस परिभाषा के हिसाब से देखें तो देश का व्यक्ति अधिक पूंजी बचा रहा है, पूंजी का संचयन कर रहा है, तो इसको हम मानव पूंजी का निर्माण नहीं कहेंगे, इसको बचत कहेंगे। तो पहला स्टेटमेंट इसका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि लोगों में ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि हो रही है। मैंने अभी आपको मानव पूंजी निर्माण के बारे में यही समझाया है। ठीक है, गोचर धन यानी कि जो आपके पास धन दिख रहा है उसका संचय हो रहा है या अगोचर धन का संचय हो रहा है। तो इसमें अगोचर धन का संचय हो रहा है, ना कि गोचर धन का संचय हो रहा है। तो इसमें 2 और 4 सही है। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे तो कौन से सही हैं, सी लगाएंगे। 2 और 4 इसमें सही है, 2 और 4 इसमें सही है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण से पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है। ठीक है, किस कारण से, अगर कोई भी अर्थव्यवस्था में बचत की दर बहुत ज्यादा है, उच्च बचत दर वाली अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थव्यवस्था में बचत अच्छी खासी हो रही है, लेकिन वहां पर पूंजी निर्माण नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों होगा?
ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसा किस स्थिति में हो सकता है कि देश में बचत तो हो रही है लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, पूंजी निर्माण नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन इन्होंने दिया है कि प्रशासन अच्छा नहीं है वहां पर, निरक्षरता है, उच्च जनसंख्या घनत्व है यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, या उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात है। ठीक है, कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, तो देखिए अगर अर्थशास्त्र आप बेसिक तौर पर समझते हैं तो आप प्रश्न के उत्तर का अंदाजा तो लगा लिए होंगे, उसको एक्सप्लेन मैं कर देता हूं, है ना, क्योंकि ये बिल्कुल इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी आपको इन 4 ऑप्शन में कहाँ दिख रही है, ये क्लियर ही आपको आइडिया लग गया होगा। प्रश्न ये 2018 का है तो बहुत कठिन प्रश्न भी नहीं है। सिंपली आपसे जो पूछा जा रहा है वो यही है कि बचत बहुत अच्छी है लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अब आप देखिए प्रशासन, निरक्षरता और जनसंख्या घनत्व का तो इससे कोई बहुत ज़्यादा सीधा रिलेशन दिखता नहीं है। ठीक है, लेकिन पूंजी उत्पाद अनुपात जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, जो COR होता है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो COR होता है वो ये होता है कि एक यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए हमें कितनी कैपिटल की आवश्यकता है। ठीक है, यानी कि एक इकाई उत्पादन में पूंजी आवश्यकता, कितनी पूंजी हम लगाएंगे तो हमारी एक इकाई का उत्पादन होगा। ठीक है, तो अगर हमारी पूंजी उत्पाद अनुपात बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है, इसका मतलब हमें प्रति इकाई अधिक पूंजी लगानी पड़ रही है ना। अगर अनुपात बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि हमें प्रति इकाई अधिक पूंजी लगानी पड़ रही है। जब हमें अधिक पूंजी लगानी पड़ जाएगी तो भले ही बचत आपकी ज़्यादा हो लेकिन पूंजी निर्माण तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि उत्पादन आपका कम हो जाएगा। तो अगर किसी भी देश में उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात है तो भले ही वो उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था हो, वहाँ पर पूंजी निर्माण उत्पादन वृद्धि के रूप में जो है वो परिणामित नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट बढ़ जा रही है प्रोडक्शन की, आपको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है, तो आप अपनी बचत का ज़्यादा पैसा लगा करके यूनिट उतनी ही बना पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपका उत्पादन में वृद्धि के रूप में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें आप डी ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वह राशि है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिससे वे यदि खाता धारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने की से कोई हानि होती है तो उसका प्रतिकार कर सकें। देखिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात जो है, वो इसलिए होता है कि आप संकट के समय में, जब बैंकिंग सिस्टम पर संकट हो, जब आपके बैंक पर संकट की स्थिति आए, तो आपके पास इतनी पूंजी रहे कि आप अपने बैंक को उस संकट से बाहर निकाल सकें। ठीक है, जब आप बेसल नॉर्म्स पढ़ते हैं तो उसमें पूंजी पर्याप्तता अनुपात के बारे में हर नॉर्म में एक अलग रेशियो निकल के आता है और वे तय करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर कि बैंकों के पास इतनी पूंजी होनी चाहिए कि अगर रिस्क वेटेड असेट्स जो रिस्क वेटेड असेट्स होती हैं, जो जोखिम आधारित पूंजी होती हैं, उनमें अगर हमें कोई जोखिम होता है तो हम भुगतान करने की स्थिति में रहें। ठीक है, तो ये पूंजी पर्याप्तता अनुपात बैंकों को एक निधि के रूप में अपने पास रखना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो एक कैलकुलेशन करने का तरीका होता है वो तरीका ये होता है कि हम टियर 1 कैपिटल, टियर 2 कैपिटल, टियर 3 कैपिटल इन तीनों को जोड़ लें और जो रिस्क वेटेड असेट है उससे डिवाइड कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना पूंजी पर्याप्तता अनुपात होना चाहिए। तो बेसल नॉर्म्स के हिसाब से ये 8% होना चाहिए, यानी कि बेसल नॉर्म्स 8% पूंजी पर्याप्तता अनुपात की बात करते हैं, लेकिन भारत में शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स के लिए ये 9% रखा गया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के लिए जो RBI है उसने इसे 9% डिसाइड कर रखा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। CAR का निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा अलग अलग किया जाता है। नहीं, ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि CAR का निर्धारण जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, उसका निर्धारण केंद्रीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, जिसकी बेसिक गाइडलाइंस
जिसका बेस तय होता है बेसल नॉर्म्स के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर। हम लोग उससे थोड़ा ऊपर रखते हैं क्योंकि हमारी बैंकिंग सिस्टम और ज़्यादा मजबूत दिखाई दे ग्लोबली। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो आप इसमें केवल वन को सही मानेंगे, यानी कि ए आंसर को लगाएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिए। छिलका उतरे हुए अनाज, मुर्गी के अंडे पकाए हुए, संसाधित और डिब्बाबंद मछली, विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र। निम्न उपर्युक्त मदों में से कौन सा जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त है? ठीक है, तो ये जीएसटी को लेकर प्रश्न है। वर्ष 2018 के अनुसार ही हम इसका जवाब भी दे रहे हैं, क्योंकि रेट्स भी चेंज होते हैं, कमोडिटीज़ भी चेंज होती हैं। तो 2018 के अनुसार अगर हम इस प्रश्न के अनुसार देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर जीएसटी की छूट प्राप्त है, तो उस समय की जो स्थिति थी उसमें हम जो संसाधित और डिब्बाबंद मछली है, ठीक है, जो संसाधित और डिब्बाबंद मछली है उस पर 5% की जीएसटी रेट होती है। ठीक है, लेकिन बाकी सभी जीएसटी से जो है मुक्त होते हैं। तो आप इसमें जो छिलका उतारे हुए अनाज हैं, पकाए हुए अंडे हैं, विज्ञापन युक्त समाचार पत्र, इस पर जीएसटी नहीं लगती थी, तो ये सी में आएगा। 1, 2 और 4 इसका सही जवाब होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या लाता है? ठीक है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल लेबर, आरबीआई जारी करता है, आर्थिक कार्य विभाग जारी करता है, श्रम ब्यूरो जारी करता है, या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जारी करता है? ठीक है, तो अब आप देखिए इस प्रश्न में अगर आप बहुत सीधे सीधे भी देखना चाहेंगे तो इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं होता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का इससे कोई रिलेशन नहीं है, आर्थिक कार्य विभाग का भी इससे कोई रिलेशन नहीं है। इसका काम बेसिकली बजट बनाना है। रिजर्व बैंक श्रम के लिए सीपीआई वगैरह जारी करे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स जारी करे, ये आरबीआई का भी काम नहीं है। तो आप इसमें आसान तरीके से श्रम ब्यूरो को लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका रीज़न भी बताता हूँ। श्रम ब्यूरो जो है, जो लेबर ब्यूरो है, ठीक है, वो क्या है कि एक तरीके से जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट है ना, उसकी एक अटैच्ड ऑफिस है। ठीक है, ये लेबर यानी कि श्रमिक और रोजगार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जो होता है ना, उसकी एक अटैच्ड ऑफिस है। किसकी? श्रम और रोजगार मंत्रालय की। ठीक है, और इसका काम होता है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इससे रिलेटेड आंकड़े होते हैं औद्योगिक श्रमिकों के, उनको जारी करना। ठीक है, तो इसको आप सीधे से जो ऑप्शन है वो सी को लगा सकते हैं। सी इसका सही जवाब है। अब देखते हैं 24 क्या कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी रियल जीडीपी में वृद्धि लगातार रही है। बाजार की कीमतों पर रुपए में सकल घरेलू उत्पाद पिछले एक दशक में लगातार बढ़ा है। ठीक है, ठीक है, केवल एक, केवल दो, दोनों सही है। देखिए ये प्रश्न 2015 का है, तो 2015 से एक दशक पहले तक का हम लेते हैं, यानी पिछले दशक, यानी कि 2005 से 15 के संदर्भ में ही इसी प्रश्न को हम हल कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न ये कह रहा है कि पिछले एक दशक में जो रियल जीडीपी है उसकी वृद्धि लगातार हुई है। ठीक है, रियल जीडीपी, और दूसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न का भाग है वो बाजार कीमतों पर कह रहा है, यानी नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा है। तो आपने रियल और नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट समझा होगा। रियल जीडीपी वो होती है जो बेस प्राइस पर कैलकुलेट होती है, और नॉमिनल जीडीपी वो होती है जो करंट मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो प्रश्न सीधे सीधे आपसे ये कह रहा है कि जब हम बेस ईयर के बेस पर जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो 2005 से लेकर 15 तक, ठीक है, उसमें लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है,
तो अब अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो वास्तव में क्या है कि ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, अगर हम बेस प्राइस के आधार पर जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं तो हम पाते हैं कि वर्ष 2008 में जीडीपी में गिरावट हुई थी। ठीक है, 2008 में जीडीपी में गिरावट हुई थी, इसलिए यह स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा जो कह रहा है कि जो नॉमिनल टर्म्स में जीडीपी है वो पिछले एक दशक में लगातार बढ़ी है। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है कि बाजार कीमतों पर जीडीपी में लगातार पिछले एक दशक में यानी कि 2005 से 15 के दशक में वृद्धि हुई थी। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो आप इसमें बी लगा सकते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि किसी देश में जीडीपी अनुपात में कर की कमी निम्नलिखित में से किसे इंगित करती है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है, एक बार दोबारा से देखते हैं कि किसी देश में जीडीपी अनुपात में कर में कमी, यानी ये टैक्स टू जीडीपी रेशियो की बात कर रहा है, कर और जीडीपी अनुपात की बात कर रहा है कि उसमें अगर कमी हुई है, जीडीपी अनुपात में कर में कमी हुई है तो क्या दिखाएगा कि क्या आर्थिक विकास दर धीमी हो गई है या राष्ट्रीय आय में कम समान वितरण हो रहा है। ठीक है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या होता है पहले तो ये समझिए। ये दिखाता है कि जितनी जीडीपी बढ़ रही है उसमें कर का अनुपात बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, यानी जीडीपी में टैक्स का हिस्सा, आसान भाषा में जीडीपी में, टोटल जीडीपी में टैक्स का हिस्सा। ठीक है, अगर टैक्स का हिस्सा बढ़ रहा है तो ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा कि उस देश में आर्थिक गतिविधि अच्छी हो रही है, लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, तभी तो ज़्यादा टैक्स आ रहा है। तो जीडीपी अगर टैक्स को जीडीपी के अनुपात में अगर हम देख रहे हैं और टैक्स का हिस्सा बढ़ रहा है, टैक्स का शेयर बढ़ रहा है, तो ये दिखाएगा कि देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, लोग टैक्स स्लैब में आए हैं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हुआ है, ये टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर कर में कमी आ रही है, ठीक है, अगर कर में कमी आ रही है तो ये इसका अपोजिट भी तो दिखाएगा कि अगर करों में कमी आई है तो आर्थिक विकास दर के कम होने की संभावना भी बनेगी। ठीक है, क्योंकि अब आप टैक्स कलेक्शन कम कर पा रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, आर्थिक आय का कम समान वितरण। देखिए, टैक्स कलेक्शन का इकोनॉमिक जो इनकम है, जो देश की नेशनल इनकम है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, वो किसी भी तरीके से आय के वितरण से संबंधित नहीं है, वो आय के सृजन से संबंधित है। ठीक है, तो अगर वितरण असमान भी है और टैक्स बढ़ रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने का तो प्रमाण है ही है। ठीक है, लेकिन अगर टैक्स में कमी आई है तो ये कहीं से भी नहीं कहा जा सकता कि आय का, जो राष्ट्रीय आय का वितरण है, वो देश की जनता में समान रूप से नहीं हो पाया है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है ये कहीं से भी पहले वाले से दी गई कंडीशन से रिलेटेड नहीं है। तो आप इसमें सी लगाइए, ए लगाइए केवल 1। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। अच्छा, धन विधेयक, हालांकि ये पॉलिटी का क्वेश्चन है लेकिन मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं। दूसरा, राज्यसभा अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। तीसरा, राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं कर सकती है। ठीक है, देखिए ये बेसिकली धन विधेयक, अनुदान मांग और वार्षिक वित्तीय विवरण, 3 चीजों के बारे में प्रश्न है जो कि राज्यसभा की शक्तियों को पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम राज्यसभा की शक्तियों के बारे में देखना चाहते हैं तो देखिए अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, 123 के अंतर्गत अगर हम कहें तो राज्यसभा के पास धन विधेयक को न तो अस्वीकार करने की शक्ति है, न संशोधन करने की शक्ति है। धन विधेयक राज्यसभा में अगर भेजा गया है तो राज्यसभा को उसे या तो स्वीकार करना होगा, और अगर वो स्वीकार नहीं भी करती है तो उसे पारित कर दिया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, अनुदान मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। जो बजट में अनुदान मांगे होती हैं उन पर मतदान करने का अधिकार राज्यसभा के पास नहीं है, केवल लोकसभा के पास है, और अनुदान मांगे केवल लोकसभा में ही वोटेड होती हैं। ठीक है, तो वोटिंग नहीं होगी, ये बात सही है।
वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं कर सकती। देखिए, चर्चा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होगी, डिटेल्ड डिस्कशन होगा, लेकिन राज्यसभा में अनुदान मांगों पर मतदान नहीं होगा। ठीक है, तो चर्चा नहीं कर सकती ये कहना गलत है। तो आपसे पूछा गया उपरोक्त में से कौन सा सही है, तो आप इसमें बी बताइए, 1 और 2 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है कि भारत में घाटे के वित्त पोषण का उपयोग संसाधन जुटाने के लिए किया जाता है। कौन से संसाधन जुटाने के लिए किया जाता है? आर्थिक विकास के संसाधन, सार्वजनिक ऋण की मुक्ति, भुगतान संतुलन समायोजित करना या विदेशी ऋण को कम करना। घाटे का वित्त पोषण यानी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग, जो घाटे का बजट होता है, ठीक है, इस बात को आप वैसे भी हमेशा याद रखिएगा कि घाटे का जो बजट है वो बेसिकली जो उसका वित्तीयन है, जो घाटे का वित्तीयन, जो हमने घाटे का बजट बनाया तो उसकी जो फंडिंग करेंगे, क्योंकि जो घाटा हुआ है उस घाटे का पैसा तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि वो खर्चे हुए हैं। ठीक है, तो जो बजट में घाटा दिखाया जा रहा है उसका पैसा कहाँ से आएगा, उस वित्तीयन को कैसे किया जाएगा, उसकी फंडिंग कैसे की जाएगी, यह है घाटे का वित्तीयन। ठीक है, आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब भी घाटे के वित्तीयन की बात होगी तो उसके 2 मुख्य उद्देश्य होते हैं, या तो वो डेवलपमेंट की फंडिंग कर रहा होता है या तो वो युद्ध की फंडिंग कर रहा होता है। युद्ध और विकास के लिए हमें घाटे के बजट की ज़्यादा ज़रूरत होती है और घाटे के बजट का वित्तीयन इन्हीं मुख्य कार्यों के लिए मुख्यतः किया जाता है। ठीक है, जो आपने कर्जे लिए हैं वो चुकाने के लिए नहीं करते हैं आप घाटे का बजट का वित्तीयन। ठीक है, भुगतान संतुलन को एडजस्ट करने के लिए भी मूलतः नहीं करते हैं और विदेशी ऋण को कम करने के लिए भी मूलतः नहीं करते हैं। इसके मूल उद्देश्य जो हैं, इसके मुख्य उद्देश्य मुख्यतः या तो युद्ध को फंडिंग होगा या तो विकास होगा। तो जितने भी विकासशील देश हैं ना बेटा, वो सभी विकासशील देश घाटे का बजट ही बनाते हैं और घाटे के बजट के द्वारा ही विकास की गति को बढ़ाते हैं। विकास प्रोजेक्ट चूंकि बहुत सारा अमाउंट मांगते हैं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, तो उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आपकी आय से तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो उस इन्वेस्टमेंट को कर लीजिए। जैसे मान लीजिए बहुत बड़े रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, मेट्रो बना रहे हैं, है ना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़ी सुविधाएं दे रहे हैं, तो ये विकास की जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए घाटे का वित्तीयन किया जाता है, घाटे का बजट का प्रोविजन किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो काम हो रहा है ये मुख्यतः आर्थिक विकास के उद्देश्य से होगा, तो इसमें आप ए लगाइए और आर्थिक विकास को सही मानेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 तक हो गया आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति में लेनदार को लाभ होता है, मुद्रास्फीति में बॉन्ड धारकों को लाभ होता है। लेनदार मतलब जिसने कर्जा दिया है, जिसने कर्जा लिया है। ठीक है, और देनदार मतलब जिसने कर्जा दिया है। तो अब आप बताइए, जब मुद्रास्फीति हो रही है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, तो जिसने कर्जा लिया है उसको फायदा होगा कि जिसने कर्जा दिया है उसको फायदा होगा? प्रश्न ये पूछ रहा है कि जिसने कर्जा लिया उसे लाभ होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप मुद्रास्फीति को बेहतर ढंग से समझते हैं तो आप इस बात को बेहतर जानते होंगे कि मुद्रास्फीति वह स्थिति है जहां पर मनी की वैल्यू में गिरावट होती है। द वैल्यू ऑफ मनी जो होती है, जो मुद्रा का मूल्य होता है वो कम हो जाता है, उसी को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। तो मान लीजिए कि जिसने पैसा लिया है उसे एक समय के बाद पैसा वापस करना होगा, लेकिन जिस अवधि में उसने पैसे को वापस नहीं किया हुआ है उस अवधि में मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा की वैल्यू गिर गई, मनी की वैल्यू गिर गई। ठीक है, तो ऐसे आप इसको उदाहरण के तौर पर समझिए कि जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये उधार लिए और जब आपने उधार लिए तो 100 रुपये का एक शर्ट मिलता था, आपने 1 साल के बाद 120 रुपये विद इंटरेस्ट दे दिए, 20% ब्याज के साथ दे दिया। ठीक है, लेकिन अब वो शर्ट 150 का मिल रहा है। ठीक है, तो जो 100 रुपये का शर्ट था वो महंगाई के कारण अब 150 का हो गया, लेकिन आपको तो 120 ही वापस करने पड़े ना। इसका मतलब मनी की वैल्यू अगर गिरी है तो जिसने कर्जा लिया है उसको फायदा होगा, क्योंकि उसको तो केवल जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देना था उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कर्जा वापस किया, लेकिन मुद्रास्फीति की दर तेजी से बढ़ गई, तो अब उसको लाभ अवश्य होगा, इसमें समस्या नहीं है। बॉन्ड धारक वे होते हैं जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा और एक पर्टिकुलर समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद उसका रिटर्न लेते हैं।
अब मुद्रास्फीति के कारण सेम चीज़ यहाँ पर भी चल रही, सेम मैकेनिज्म यहाँ पर चल रहा है। आपने पैसा दे रखा है या पैसा जमा कर रखा है, बॉन्ड ले रखा है, दोनों कंडीशन तो सेम है। एक समय के बाद आपको जब पैसा मिलेगा तो उस मनी की वैल्यू आपके द्वारा दी गई मनी की वैल्यू से कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी मुद्रास्फीति की हालत होंगे तो बॉन्ड धारकों को लाभ नहीं होगा, इन्हें नुकसान होगा। ठीक है, तो 28 में क्वेश्चन नंबर 28 में ए सही होगा, केवल 1 सही होगा। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि, प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होता है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है और श्रमिकों की उत्पादकता कम हो जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जहां पर व्यक्ति काम करते हुए दिखाई तो देता है, लेकिन अगर उसको हम उत्पादन प्रक्रिया से बाहर कर दें तो कुल उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ता, जिसको हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसानी खेती में क्या होता है कि एक ही खेत में पूरा परिवार काम कर रहा होता है। ठीक है, अगर परिवार के 5 सदस्य उस खेत में काम कर रहे हैं और 10 क्विंटल गेहूं पैदा कर रहे हैं, उदाहरण के लिए, उस 5 में से अगर 2 लोग बाहर काम करने लग जाएं और 3 लोग ही उस परिवार में काम करें खेत में, और तब भी 10 क्विंटल गेहूं ही पैदा हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 2 लोग थे वो प्रच्छन्न बेरोजगार थे, यानी कि छिपे हुए बेरोजगार थे, जिनको हटा लेने से उत्पादन और उत्पादकता पर कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी वो बेरोजगारी की स्थिति होती है जिसमें सीमांत उत्पादकता यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जो नेक्स्ट यूनिट है उसको हटाने के बाद कुछ प्रोडक्शन में असर नहीं पड़ा, तो सीमांत उत्पादकता उसमें शून्य होगी। ठीक है, बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार होते हैं तो खुली बेरोजगारी है ना। वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होता, इसका प्रच्छन्न बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। श्रमिकों की उत्पादकता कम होती है, यहां पर उत्पादकता कम नहीं है, उत्पादकता शून्य है। मतलब उनको अगर हम प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर कर दे रहे हैं तो प्रोडक्शन पर वास्तव में कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो अगर हम देखें तो इसका सबसे बेहतर स्टेटमेंट है सी, जहां पर सीमांत उत्पादकता यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होती है इनकी, प्रच्छन्न बेरोजगार लोगों की, वो शून्य होती है। उन्हें उत्पादन प्रक्रिया से हटा दीजिए, उत्पादन पर 1 पैसे का भी असर नहीं पड़ने वाला, कुल उत्पादन वही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित तरल परिसंपत्ति पर विचार कीजिए। बैंकों के पास मांग जमा, बैंकों के पास सावधि जमा, बैंकों के पास बचत जमा और मुद्रा। ठीक है, तरलता के अवरोही क्रम में निम्नलिखित परिसंपत्तियों का क्रम ज्ञात कीजिए। अवरोही क्रम यानी कि सबसे कम तरल से लेकर सबसे ज्यादा तरल की तरफ हमें जाना होगा। है ना, ठीक है, तो इन चारों में देखते हैं, इन चारों में सबसे ज्यादा तरल क्या है, सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट क्या है। सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट है कैश, मुद्रा। आपके पास कैश है, वो सबसे ज्यादा तरल है, वो आप कभी भी खर्च कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो बैंकों में 3 तरीके के डिपॉजिट्स की बात की जाती है। एक डिमांड डिपॉजिट होता है, यानी कि आपने पैसा जमा किया है और जब चाहे तब निकाल ले, जो आप एटीएम के थ्रू निकालते भी रहते हैं, तो वो डिमांड डिपॉजिट होती है। ठीक है, सेविंग बैंक अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपके अपने बैंक अकाउंट हैं, वो उसमें पैसा कुछ आपको मिनिमम बैलेंस रखना होता है और कुछ रेगुलेशंस होते हैं, और उसको भी आप निकाल सकते हैं। ये उससे कम लिक्विड है। और सबसे कम लिक्विड है आपका जो सावधि जमा है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो टर्म डिपॉजिट है, वो है सबसे कम लिक्विड। ठीक है, तो सबसे कम लिक्विड है आपका सावधि जमा और सबसे ज्यादा लिक्विड है आपका मुद्रा। तो सबसे ज्यादा लिक्विड हुई मुद्रा, यानी कि 4th नंबर। उसके बाद डिमांड डिपॉजिट, कि आप जब चाहे तब मांगे और आपको निकाल के दे दिया जाए। उसके बाद बचत वाली डिपॉजिट, और उसके बाद टर्म डिपॉजिट यानी कि सावधि जमा। तो 4 1 3 3 2 ये इसका सही क्रम है
जिसके हिसाब से बैंकों के पास जो जमा होती है वो जो आपके कैश और नियर टू कैश है वही सबसे ज़्यादा तरल माना जाएगा। ठीक है, तरल संपत्ति का मतलब ऐसी संपत्ति जिसे आप कैश में या तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सके, वो उतनी ज़्यादा लिक्विड मानी जाएगी। ठीक है, तो तरल संपत्ति सबसे ज़्यादा तो कैश ही है। उसके बाद आपके पास जो भी बैंक में ऐसी डिपॉजिट है आप मांगे और वो आपको बैंक दे दे, उसके बाद वो वाली पैसे हैं जो आपने डिपॉजिट कर सके सेविंग बैंक अकाउंट में, और उसके बाद वे पैसे जो आपने टर्म डिपॉजिट में जमा कर रखे हैं, यानी कि एक फिक्स कर रखा है टर्म, उसके बाद आप निकालने के लिए उसको सक्षम होंगे। ठीक है, तो ये तरलता क्रम है 4 1 3 2, डी इसमें आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने 30 प्रश्न कर लिए, 30 प्रश्नों तक हम पहुंच गए हैं। अभी इस टॉपिक में और प्रश्न भी हैं जिसको हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आप प्रश्नों को ध्यान से देखते रहिए, समझने की कोशिश कीजिए। हमने आपको इस तरीके से भी बताया कि कौन कौन सी चीज़ें आप एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से, जो आपको लगता है कि इससे इस क्वेश्चन में होते हैं तो इससे कोई रेफरेंस नहीं है, उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। और ये भी बता रहे हैं कि कौन से टर्म का क्या मतलब है और किस तरीके से उन प्रश्न के अर्थ को समझा जाए और एक एक पॉइंट को कैसे एनालाइज किया जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप अपना फीडबैक अपने कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के द्वारा उसे पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।